हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 19 जुलाई यानी कि कल का जो था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो सेशन था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लीज़ आप उसको जाके देख लीजिएगा। क्लियर? आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लीज़ आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन रहेगा आज का। पहले तो हम डे सेलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है। सेलिब्रेट इन द सेंस हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। साइंस एक्सप्लोरेशन डे। साइंस एक्सप्लोरेशन डे यानी कि इसका मतलब क्या है? इस डे को पहली बात तो ये कि सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, क्योंकि 1969 में क्या हुआ था, इसी दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे एंड एडविन बुज एल्ड्रन ये फर्स्ट ह्यूमंस बने थे जिन्होंने मून के सरफेस पे लैंड किया था, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है इस दिन को? साइंस एक्सप्लोरेशन डे। तो साइंस एक्सप्लोरेशन डे जो है वो हर साल 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा 1969 में मून सरफेस पे पहले कदम रखने वाले जो पर्सन्स थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बर्ज एल्ड्रिन, ठीक है। तो इनके नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन फर्स्ट यानी कि वॉक किया गया मून के ऊपर, मून के सरफेस के ऊपर। एंड डे जो है इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया 1970s में, ठीक है। तो ये जो हिस्टोरिकल इवेंट देखने को मिला था, इसी हिस्टोरिकल इवेंट के दौरान इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 20 जुलाई को, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। आज आज जो डे है वो इंटरनेशनल चेस डे है। किस किस को चेस पसंद है भाई? ठीक है, तो बताइए मेरे को, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस को चेस के बारे में नॉलेज है और किसकी ये फेवरेट गेम है, ठीक है। तो इंटरनेशनल चेस डे जो है इंटरनेशनल, ये सेलिब्रेट की जाती है एनुअली, यानी कि हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट गेम भी है और मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक मानी जाती है अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो, ठीक है। तो राजे महाराजे थे वो भी चेस को काफ़ी अच्छे तरीके से खेलते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में भी हमने देखने को मिली, महाभारत में भी देखने को मिली ये चीज़ें, ठीक है। तो महाभारत में चेस नहीं थी, इन द सेंस कोई और गेम थी, वो उस गेम का नाम क्या था बताइए मेरे को, ठीक है। तो बात की जा रही है इस इंटरनेशनल चेस डे के चलते कि प्रमोट करना फेयरनेस, ठीक है, अच्छे तरीके से खेलना, इक्वालिटी इसमें शो की जाती है, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे की होती है, चाहे ओपोजिशन वाला हो या फिर दूसरा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है इस गेम में। क्लियर? तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना ही इस गेम का मेन मोटिव है जो 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। इससे रिलेटेड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है और वर्ल्ड चेस फेडरेशन इसको बोला जाता है, ये फ्रेंच यानी कि फ्रांस की ये फेडरेशन है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड में इसके क्या है, हेडक्वार्टर्स हैं। हेडक्वार्टर्स इसके स्विट्जरलैंड में है। फाउंड इसको 20 जुलाई 1924 को किया गया था, पेरिस फ्रांस में। सीईओ इसके कौन है? जियोफ्रे डी बॉर्ग फॉर्मेशन, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, 96 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो 96 ईयर्स हो गए इसको। 195 जो नेशंस हैं, ठीक है, तो एसोसिएशन है, मेंबर हैं इसके। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं किसके बारे में। दी वायर, ठीक है। दी वायर जो है ये किसके बारे में बात हो रही है? दी वायर यानी कि पेगासस स्पाईवेयर। पेगासस स्पाईवेयर की बात करें तो पेगासस वायरस के नाम से ये जाना जाता है। ये एक तरह का वायरस है। इसको यूज़ जो किया जा रहा है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा, लोगों के मोबाइल को हैक करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ये वर्क कैसे करता है? अगर किसी पर्सन के फ़ोन में पेगासस वायरस पहुंचा दिया जाए तो ये वायरस उस पर्सन के फ़ोन को अपने कंट्रोल में ले सकता है, ठीक है। तो कई सारे पर्सन्स को इसके द्वारा टारगेट बनाया गया। और बात ये भी की जा रही है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इंडिविजुअल पर्सन जो है वो इसको नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा गया। कौन सी कंट्री से? वो है इजराइल। इजरायली कंट्री के द्वारा इसको डेवलप किया गया। पर्टिकुलरली अगर देखें तो एनएसओ ग्रुप के द्वारा। कब? 2010 में, ठीक है। तो रिसेंटली ही रिपोर्ट की गई है पेगासस वायरस जो है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में ह्यूज कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, ठीक है, इंडिया में। टारगेट जो ग्रुप्स किए गए इसके द्वारा कौन कौन से किए गए? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन टारगेटेड विद फोन मालवेयर, ठीक है। इस वायरस को क्या किया गया, इनके फ़ोन में इंस्टॉल किया गया, ठीक है। तो
अगर इस वायरस की बात करें तो कोई भी मैसेज आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक मिस्ड कॉल ही काफ़ी है इस वायरस को आपके फ़ोन में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अथॉरिटियन जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा सर्विलेंस फर्म भी लाए गए, इसराइली सर्विलेंस फर्म, इंडियन मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ओपोजिशन लीडर्स जो हैं इसकी चपेट में आए, ठीक है। लीडर ऑफ द पीपल जो हैं, मतलब यानी कि फ़ोन्स में इनके वायरस देखने को मिला, क्लियर। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा इसके चलते। रिसेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप भी लिए गए हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ही ये सारा कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या आगे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ठीक है। तो बात करें रिसेंट जो स्टेप लिए गए इंडिया के द्वारा, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर स्वच्छता केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो अभी तक जो ये एक्ट बना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, और बिल अभी पेंडिंग पड़ा है जिसका नाम है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि जैसे ये पेगासस वायरस है, ये क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट जो हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 12 टू 35 तक हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। उसी के अलावा इसी में ही जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम की बात करता है, और आर्टिकल 21 जो है राइट जो है हमें लाइफ का, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों आर्टिकल्स के हनन होता दिखता है इस सारी चीज़ों में। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड यानी कि राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल जो आता है 21 में प्रिवेसी जो है उसका हनन होता है इसके चलते। यानी कि राइट टू प्रिवेसी जो है वो कब हमारे संविधान में ऐड ऑन किया गया कि एस पुट्टास्वामी केस 2017 के तहत हमारे जो संविधान में राइट टू प्रिवेसी को ऐड ऑन किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेगासस जो है कि कौन सी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया, इसराइल कंट्री के द्वारा, ठीक है। एनएसओ जो ग्रुप है उसके द्वारा इसको क्या किया गया, पब्लिश किया गया। बात करें तो इसको सेटअप किया गया 2010 में, क्लियर है इतना। अगर सर्विलेंस की बात करें कि कैसे इसको सर्विलेंस करना है, रिफॉर्म की ज़रूरत है इसमें, तो ये जो टाइटल भी दिया गया पेगासस प्रोजेक्ट इसको बोला गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पेगासस प्रोजेक्ट इसका नाम दिया गया। द विंग जो टाइटल अभी मैंने यहाँ पे भी पिक में भी आपको दिखाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया, इसको यूज़ किया गया मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर, जर्नलिस्ट के ऊपर। जुडिशरी का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है इसमें, क्योंकि क्या है इसमें राइट टू लाइफ और राइट टू प्रिवेसी का हनन देखने को मिलता है आर्टिकल 19 और 20 के तहत। ये आप बात याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21 के तहत पेगासस स्पाईवेयर हैज़ बीन यूज टारगेट, ये क्या अभी तक देखें तो इसके द्वारा जो टारगेट कर रखे हैं 37 जो फ़ोन्स हैं, ठीक है, उसमें 10 जो बिलोंग्स हैं इंडियंस हैं, ठीक है। इंडियंस के जो फ़ोन इसके द्वारा क्या किए गए, टारगेट किए गए, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। अगर बात करें पेगासस जो प्रोजेक्ट है, ये बेस्ड है नॉन प्रॉफिट पेरिस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, ठीक है। डाटाबेस जो देखने को मिले 1000 ऑफ फ़ोन नंबर ऑफ अक्रॉस वर्ल्ड टारगेट किए गए इसके द्वारा, जिसको बोला गया पेगासस वायरस, क्लियर। इजरायली कंपनी जो है एनएसओ ग्रुप, इसके द्वारा इसको बनाया गया। स्पाईवेयर कैपेबल है एक्सट्रैक्ट करने के लिए डाटा फ्रॉम द फ़ोन, क्या आप मतलब देख रहे हैं, कौन सा म्यूज़िक सुन रहे हैं, क्या क्या सर्च कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा क्या की जाएंगी, हैक की जाएंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट की अगर बात करें, 2 यूनियन मिनिस्टर, 3 ओपोजिशन लीडर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, साइंटिस्ट, ओवर 40 जर्नलिस्ट जो हैं इंडिया के, उनको टारगेट बनाया गया इसके चलते, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो उसमें हमारी जो रैंक है वो कितनी रही, 142 रैंक रही है आउट ऑफ 180 कंट्री से, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। 2021 की हमारी रैंक है 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की पिक आप देख रहे हैं, इनके बारे में अब क्या न्यूज़ में है देख लेते हैं। रिसेंटली ही
जो गार्डन है कहाँ पे, मुंबई में, टीपू सुल्तान के नाम पे है, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, ठीक है। तो हम हिस्ट्री जान लेते हैं टीपू सुल्तान की, क्लियर। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ओके, तो टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ? 1750 में हुआ। टीपू सुल्तान जो है वो हैदर अली के बेटे थे, ठीक है, ग्रेट वॉरियर थे। इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, मैसूर यानी कि कर्नाटका में। और ये काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे ये। इनको अरेबिक, पर्शियन, कैनवरीज एंड उर्दू लैंग्वेज भी आती थी। अगर बात करें मैसूर जो है, तो इनकी लीडरशिप में यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर थे ये। तो हैदर अली ने रूल किया कब? 1760 में टू 1782 तक। उसके बाद आए कौन? टीपू सुल्तान। तो ये फेमस हुए, ठीक है, टीपू सुल्तान। तो इनके जो सन थे 1782 टू 1799 तक ये अपना यानी कि इन्होंने रूल किया। ओके, टीपू सुल्तान ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन लेके आए ड्यूरिंग अपने रूल के दौरान। और साथ ही साथ क्वाइंस जो थे, क्वाइनेज सिस्टम या फिर मुलुदगिली यूनिसोलर कैलेंडर, इनके द्वारा जो कैलेंडर है इनके द्वारा क्या किया गया? रिलीज़ किया गया, क्लियर। न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया, जो इनिशिएटिव था ग्रोथ ऑफ मैसूर सिल्क इंडस्ट्री से। बात करें अम्बेरसिंग जो वेस्टर्न मिलिट्री मेथड था, इनके द्वारा अपने एरिया में लाया गया, यानी कि जैसे गन्स वगैरह होगी, वेपन्स वगैरह, रॉकेट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा क्या की गई? इंट्रोड्यूस की गई। ट्रेडिशनली इंडियन वेपन्स जो थे इंक्लूडिंग जैसे वॉर एलिफेंट्स जो रहते हैं, जैसे लड़ाई वगैरह होती है तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो एलिफेंट्स रहते हैं वो उनको भी इंक्लूड किया जाता है। इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई अपनी ही आर्मी यूरोपियन मॉडल के ऊपर क्या थी ये? यूरोपियन मॉडल के ऊपर बेस्ड थी, विद पर्शियन वर्ड्स ऑफ कमांड। इसी के चलते इनके द्वारा यानी कि हेल्प ली गई फ्रेंच ऑफिसर्स की, ताकि वो इनके जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेन कर सकें। और इम्पोर्टेंस क्या था? यानी कि नेवल फोर्सेस इनके द्वारा लाई गई। साथ ही साथ इस्टेब्लिश किया गया इनके द्वारा 3 डॉकयार्ड, ठीक है। कहाँ कहाँ? मैंगलोर, वजदेबाद एंड मौलिदाबाद, यहाँ पे इनके द्वारा 3 डॉकयार्ड को इस्टेब्लिश किया गया। अगर बात करें 1767 में टीपू जो है इन्होंने कमांडेड किया, जैसे कॉप्स रहते हैं, ठीक है, क्लेवरी अगेंस्ट मराठास, यानी कि मराठास के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया? लड़ाई वगैरह लड़ी। रीज़न कौन सा था? वेस्टर्न इंडिया। और इनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई अगेंस्ट मराठा के अगेंस्ट सेवरल ओकेजन पे बिटवीन 1775 से 1779 तक इनके द्वारा वॉर्स लड़ी गई। अगर बात करें एंग्लो मैसूर वॉर्स जो थी वो कौन कौन से टाइम पे लड़ी गई? 4 बार ये लड़ाई देखने को मिली विद मैसूर। कब? 1767, 1780, 1790 और 1799। तो वॉर के बाद, जब कोई वॉर होती है उसके बाद एक ट्रीटी भी साइन होती है। भाई अगर लड़ाई लड़नी है बाद में ट्रीटी साइन करनी है तो लड़ो ही ना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली। तो वॉर हुई, वॉर ख़त्म हुई तो काफ़ी चारों की चारों आपको ट्रीटीज़ भी देखने को मिली। ट्रीटी ऑफ मद्रास कब? 1767, 69। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1780। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 1790। सब्सिडरी अलायंस 1799। याद रखिएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्लियर। ओनली इन द लास्ट बैटल जो थी सेरिंगपट्टनम, तो कंपनी अल्टीमेटरी क्या थी? कंपनी के द्वारा जीत प्राप्त कर ली गई। उसके बाद और एक बात और याद रखिएगा, टीपू सुल्तान के द्वारा ट्री ऑफ लिबर्टी जो है सेरिंगपट्टनम में प्लांट किया गया। अगर टीपू सुल्तान की बात करें तो इनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो डिफीटिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1799 में, ठीक है, तो ये शहीद हुए। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसकी बात हो रही है। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ही भारतीय मंजूमदार जो संघ है, यूनियन लेबर जिसको हम बोलते हैं, उनके द्वारा हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको बोला गया है कि जो मीटिंग बुलाई जाए, कन्वीन किया जाए इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। तो जो डिले चल रही है उसको अभी क्या किया जाए? कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया जाए। अगर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसको लेबर पार्लियामेंट भी बोला जाता है, यानी कि लेबर्स के जो इशू है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेबर्स के जो इश्यूज़ देखने को मिले उनको डिस्कस किया जाए।
क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स भी जो गए एक जगह से दूसरी जगह तो काफ़ी रास्ते में ही कईयों की डेथ हो गई, कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो उसको क्या किया जाए, एनालाइज किया जाए। लाइन्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है ये अपेक्स लेवल ट्राई पार्टी है। ट्राई पार्टी में 3 पार्टीज में इन्वॉल्व है, एक तो गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर्स हैं और वर्कर्स हैं। जब भी ट्राई पार्टी की बात आए तो 3 पार्टीज आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। कंसल्ट किया जाता है कमेटी के द्वारा, यानी कि कमेटी कंसल्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन है आज के टाइम में मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बताइए ज़रा। कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है किसके द्वारा, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल। ठीक है, तो जो मेंबर है स्टेट के वो रिप्रेजेंटेड रहते हैं, डेलीगेशन एज ए डेलीगेशन आते हैं, उसमें कंसिस्ट रहते हैं 2 गवर्नमेंट के डेलीगेट्स, एम्प्लॉयर एक, और ट्राई पार्टी आपको पहले बताया था, गवर्नमेंट रहते हैं, एम्प्लॉयर्स रहते हैं और वर्कर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें फर्स्ट मीटिंग जो देखने को मिली थी, ये ईपीएफओ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे ईपीएफओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो अभी सितंबर में होगा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मीटिंग जो थी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की, सॉरी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ट्राई पार्टी नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। फर्स्ट जो हेल्ड हुई थी वो 1942 में हुई थी। टोटल इसके 46 सेशन अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, अभी 47th होगा। क्लियर। एजेंडा जो है इसका, यानी कि जो टारगेट है इनका फाइनलाइज करना, फाइनलाइज जो किया जाता है स्टैंडर्ड लेबर कमेटी के द्वारा। फंक्शन क्या है, ये गवर्नमेंट को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, कोई भी इशू हो रिलेटेड टू लेबरर्स, ठीक है, वर्कर्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो गवर्नमेंट को एडवाइस की जाती है कमेटी के द्वारा। मेंबर इसमें कौन कौन से इंक्लूड रहते हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर, ऑल जो स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो हैं, डिपार्टमेंट जो कंसर्न करती है, एजेंडा जो है वो रेडी करती है। ठीक है, मेंबर्स जो हैं वो बिल के इसमें काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। सम जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वर्किंग क्लास के लिए वो देख लेते हैं। न्यू लेबर कोड लाए गए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2020 के। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो योजना है ये भी वर्कर्स के लिए लाएगी, लेबरर्स के लिए लाएगी। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर, शॉपकीपर, सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये एक बार देख लीजिएगा जाके कब कब इसको लॉन्च किया गया, ये आपका होमवर्क है, बताइएगा मेरे को कौन कौन से ईयर में इनको लॉन्च किया गया। अगर बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत बार डिस्कस भी कर चुकी हूँ, फिर भी हम रिवीजन कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ट्राई पार्टी है, जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। ट्राई पार्टी हमेशा याद रखिएगा, उसमें गवर्नमेंट आती है, एम्प्लॉयर्स आते हैं और वर्कर्स आते हैं, ये मिलके काम करते हैं जैसे गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, वर्कर्स। 187 मेंबर्स जो हैं इसमें इंक्लूडेड है, इंडिया भी इसका पार्ट है। लेबर स्टैंडर्ड इसमें सेट किए जाते हैं, डेवलप की जाती है पॉलिसीज़, डिवाइस प्रोग्राम्स लाए जाते हैं ताकि प्रमोट की जा सके डिसेंट वर्क वुमेंस के लिए और मैन के लिए। ठीक है, इक्वल जो वर्क है। इस्टेब्लिश कब किया गया इसको, 1919 में किया गया बाय ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। हेडक्वार्टर की मैं अगर बात करूँ तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब ये न्यूज़ में क्यों है ये भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इन्होंने इंडक्ट किया है मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड एज अ मेंबर ऑफ 78th एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, 78 जो एनुअल जनरल मीटिंग है आईसीसी की, उसमें मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। मंगोलिया जो है और तजाकिस्तान वो 22nd, मंगोलिया यानी कि 22nd बना है मेंबर, तजाकिस्तान 23rd बना है एशियन रीजन से। ठीक है, एशिया रीजन से। स्विट्ज़रलैंड की अगर बात करें तो ये यूरोप का 31st मेंबर है और आईसीसी कंप्राइजेज यानी कि 106 मेंबर्स हो गए हैं टोटल, इंक्लूडिंग 94 एसोसिएट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसको इंक्लूड किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर बात करें, ये वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। हेडक्वार्टर इसके दुबई में है। फाउंड इसको किया गया 15 जून 1909 में, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, तो इंडियन प्रीमियर लीग, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बीसीसीआई जो है। ठीक है, नेक्स्ट है बकर ईद जो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि ये जो बकर ईद के दौरान जो रिलैक्सेशन दी गई है वो अभी सही नहीं है कोविड के चलते। ठीक है, तो इसको अभी प्रिवेंट किया जाए।
तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेस्ट विशेस दी गई हैं। जो नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन है, यानी कि इनका नाम है शेर बहादुर दुबे। ओके, तो ये डिस्कस भी कर चुकी हूँ बहुत बार। नेक्स्ट है वही जो पेगासस जो वायरस है उससे रिलेटेड ये चीज़ें देखने को मिली है, कैसे इसको प्रिवेंट करके चलना है। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, हमें ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बताइएगा मेरे को फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है ये किसके द्वारा इसको बनाया गया। ओके, कौन से ईयर में बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे को बताइए। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है वनडे एग्जाम में। क्लियर, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।